बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट जो है वो 4 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। अच्छा जी, क्या रह गया अब आगे? आगे है आपका ये पेज नंबर 185 पे, एलिमेंट्री एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। बग़ैर क्विक रिव्यू किए आगे बढ़ना तो बेकार है, ताकि आपको क्लियरली पिक्चर समझ में आए। पिछले 3 लेक्चर्स को कनेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि ये चौथा लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आए कि कहाँ थे हम और अब कर क्या रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस किया। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं और उनके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर कोई केमिकल रिएक्शन जो है उनकी रफ़्तार बहुत तेज़ होती है, कुछ की रफ़्तार बहुत स्लो होती है। इसके इन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, इन वजूहात को स्टडी करते हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना हो या घटाना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जब वो हमें फैक्टर्स पता लग जाएंगे। फिर हमने ये देखा था पार्ट 1 के अंदर ही कि ये स्पीड केमिकल रिएक्शन की जो है, इसी को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम रेट कहते हैं, जिसका ताल्लुक़ टाइम के साथ है। क्योंकि स्पीड की बात करें और टाइम की बात ना करें तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। कितने टाइम पे कितना काम जो है वो हो रहा है ये। फिर हमने ये भी देखा था कि मेन चीज़ जो है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, उसके रेट को बढ़ाती है या घटाती है, वो है कंसंट्रेशन, यानी कि मिकदार। ये हमने डिस्कस किया था। मिकदार या कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि या तो चम्मचों में बात कर लें आप, या ग्रामों में बात कर लें आप, या फिर मोल्स में आप बात कर लें। तीनों तरीके से आप किसी भी चीज़ की मिकदार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बीकर में आपने पानी लिया है, उसमें नमक जो आपने डाला है, तो आपने कितना नमक डाला है, कितनी मिकदार है उसकी, आप चम्मचों में बता सकते हैं कि भाई 2 चम्मच डाले हैं, या 200 ग्राम डाला है, या फिर 2 मोल डाले हैं। तो हम जो है चम्मचों में बात नहीं करते, आपको पता है, ग्रामों में भी बात नहीं करते मिकदार की, कंसंट्रेशन की। हम मोल्स में बात करते हैं कि इतने मोल जो है वो डाले गए हैं। अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर के अंदर जो मोल्स की तादाद है उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर मोल्स की जो तादाद होती है वो मोलैरिटी कहलाती है। तो मोलैरिटी ही हम जो है वो यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन बताने के लिए। तो बहरहाल जितनी ज़्यादा मोलैरिटी है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, या जितने ज़्यादा मोल्स हैं, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है। इसको हमने डिस्कस किया था। उतनी ही ज़्यादा रफ़्तार है। तो आप केमिकल रिएक्शन की रफ़्तार बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या करें? आप रिएक्टेंट्स के मोल्स में इजाफ़ा कर दें, रिएक्टेंट्स की मोलैरिटी में इजाफ़ा कर दें, या दूसरे लफ्ज़ों में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में इजाफ़ा कर दें। उसके बाद फिर हमने लॉ को भी डिस्कस किया, रेट लॉ को भी हमने डिस्कस किया, उसकी एक्सप्रेशन को भी डिस्कस किया, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमने जो है ख़ास तौर पे इस चीज़ को नोट किया है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो ही किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के ज़िम्मेदार हों। नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपको पता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट होते हैं, 3 रिएक्टेंट होते हैं, 4 रिएक्टेंट होते हैं। तो अगर एक ही रिएक्टेंट है किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर तो वो ही ज़िम्मेदार है, सारी के सारी उसी की कंसंट्रेशन ज़िम्मेदार है स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की। अगर 2 हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों ज़िम्मेदार हों रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के। हो सकता है कि एक हो, पहला वाला हो सकता है दूसरा वाला हो, या हो सकता है दोनों रिएक्टेंट जो है वो ज़िम्मेदार हों। ये सब हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो इस वीडियो की है, और हमने के को भी डिस्कस किया, बहरहाल ये सारा ओवरव्यू में हमने एग्जाम्पल्स भी देखी, सेल्फ असेसमेंट भी देखे पिछली वीडियो के अंदर। ये मैंने मिटाया नहीं, पार्ट 3 का ये जो लिखा हुआ है ना, मिटाया नहीं, मैंने बोला इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो अभी तक जो मेन चीज़ है वो हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन है जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन। आपको इससे क्या पता लग रहा है?
इस केमिकल रिएक्शन से, इस केमिकल इक्वेशन से कि भाई दो रिएक्टेंट हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, उसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। अब ये क्या वाकई ऐसा ही हो रहा है जो आपको नज़र आ रहा है? नज़र तो आ रहा है कि यार सीधा सीधा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता जी, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। कभी कभी एक रिएक्शन नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा रिएक्शन होते हैं। केमिकल इक्वेशन हमें तो ये दिखा रही होती है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हैं इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई है, लेकिन हर दफ़ा, ध्यान से सुनिएगा, हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही होती है उसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं जी। तो केमिकल रिएक्शंस की हमारे पास दो टाइप्स हो गई बेसिकली। एक टाइप जो है वो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन कहलाता है, जो एक ही स्टेप पे होता है, और दूसरी टाइप केमिकल रिएक्शन की वो है जो कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन कहलाती है, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो रहे हैं, जो जैसा आपको नज़र आ रहा है वैसे ही हो रहा है, और कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। वो कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन में 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 3 स्टेप भी हो सकते हैं, 4 स्टेप भी हो सकते हैं। तो कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन बेसिकली ये हमारा टॉपिक है आज का, उसको हमें देखना है क्योंकि उससे हम कनेक्ट करेंगे। अब ये कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसको ज़रा देखने के लिए आप क्या करें, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको नहीं मिटाता, ताकि आपको जो है वो पिक्चर एक साफ बिल्कुल नज़र आए। जैसे कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है और उसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। अब देखें, ये एक केमिकल इक्वेशन है आपके सामने जो कि आपको बता रही है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या वाकई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। असल में ये कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, ये कम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन है जो कि 2, 3, 4 केमिकल रिएक्शन से मिल के बनी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये तो आखिरी स्टेप दिखाया गया है आपको बिल्कुल कि भाई ये बन गया, इससे पहले भी कुछ हुआ है, इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर स्टेप 1 ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें सिर्फ स्टेप 1 ही होता है, जैसे कि इसमें आपको नज़र आ रहा है, और ऐसे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं जिनको कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इनमें एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, जिसमें बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि एक ही स्टेप में हो गया है भाई काम। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये बीकर जो आपने लिया है ना, जिसके अंदर ये आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को रखा है, ताकि ये आपस में रिएक्ट करें। अब यहाँ पर ये इसके साथ बाद में रिएक्ट करेगी, बल्कि हकीकत ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी ही नहीं। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक मॉलिक्यूल नहीं है। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस बीकर में मौजूद हैं। तो सबसे पहले पता है क्या होगा कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी जी, इस तरह से। अब ये देखें, स्टेप नंबर 1 यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाएगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। कहीं आपको इस इक्वेशन में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, लेकिन हकीकत में ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है, हकीकत में ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये एक स्टेप में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और इसने फिर जो है वो बनाया। अब स्टेप नंबर 2 जो होगा,
स्टेप नंबर 2, उसमें ये क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और उसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा बनेगी और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फ़र्क देख लें आप, दोनों में फ़र्क देख लें। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये एलिमेंट्री केमिकल इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन है। इसके अंदर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये 2 स्टेप्स के अंदर हो रहा है, जो बज़ाहिर आपको एक ही स्टेप में नज़र आ रहा है। स्टेप नंबर 1, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाएगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 शुरू होगा कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो हकीकत में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको नज़र आ रहा है ये पहले स्टेप में बन रहा है, ये रहा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्टेप नंबर 2 में बन रहा है, ये रहा, है ना। पर आपको देख के क्या लग रहा है कि ये तो एक ही रिएक्शन है। भाई ये एक रिएक्शन नहीं है, ये एक अलग रिएक्शन के नतीजे में बनी है और ये एक अलग रिएक्शन के नतीजे में बनी है। ये किस रिएक्शन के नतीजे में बनी है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने आपस में रिएक्ट किया है तब बनी। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके रिएक्शन के नतीजे में बनी है, जब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है तो जाके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन ये रहा, एक केमिकल रिएक्शन ये रहा। इस केमिकल रिएक्शन को भी हम एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को भी हम एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है ये 2 एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है। ठीक है भाई। अब हम अपने चैप्टर की तरफ आ जाएं, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप स्पीड की बात करते हैं, जिसमें आप रेट की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अब यहाँ पर ये जो केमिकल इक्वेशन आपके सामने आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये केमिकल इक्वेशन है और ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें इसका रेट बता दीजिए आप, इसकी स्पीड बता दीजिए आप। तो अब आपके जहन में फ़ौरन क्लिक करेगी ये बात कि यार ये तो कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन है, ये तो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है। हकीकत अगर देखी जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो यहाँ कोई काम नज़र ही नहीं आ रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई काम नज़र ही नहीं आ रहा। किसका काम नज़र आ रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ने कुछ किया? नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने किया। जो कंसंट्रेशन में चेंज आया है ना, जो कंसंट्रेशन में चेंज आया वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो कंसंट्रेशन में चेंज आया है वो किस में आया है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर आया है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया। तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये रेट का जिम्मेदार है, ये रेट का जिम्मेदार है, रेट ऑफ द रिएक्शन का जिम्मेदार ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब हम जब ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पिछली वीडियो में डिस्कस किया है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन,
जो कि आपको ये बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के रिएक्टेंट में से कौन से रिएक्टेंट जिम्मेदार हैं रेट के बढ़ने के, केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बढ़ने के, कौन से रिएक्टेंट जिम्मेदार हैं, ये आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। जैसे कि ये मैंने डेटा बनाया हुआ ना पिछली, इसका ये देखें, क्विकली रिव्यू कर लें ज़रा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, नहीं करेंगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगी बात। इसमें आप देख लें 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इन्हीं के। हम जानते हैं कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये वाला रिएक्टेंट जो है, ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन जिम्मेदार है। ऑक्सीजन जो है ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन की जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि इस डेटा को जब हम देखते हैं तो बारी बारी इन दोनों की कंसंट्रेशन में तब्दीली आई है, जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन ये थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ये थी, और रेट जो बना था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 8 × 10⁻⁻⁴ था। फिर जब एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रिजल्ट हमें कितना मिला? 2 टाइम्स मिला। याद है ना? फिर हमने इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रखा था? 1। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो भाई देख लें, सारी वीडियो में सब इसी में वीडियो में रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। और जब आपने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो अब आपने इसमें ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन को तो वैसे ही रहने दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को आपने क्या किया? डबल कर दिया। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब ये थी, रेट क्या था? 8। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल की, रेट क्या हो गया? डबल। तो कंसंट्रेशन डबल करने पर 2 टाइम्स जो है अगर रेट बढ़ जाता है, ये शॉर्टकट में लिख लीजिए आप, शॉर्टकट में लिख लीजिए, अगर कंसंट्रेशन डबल करने पर जैसे हमने यहाँ पर किया, रेट जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसको नोट कर लें अपने पास और याद कर लें। जो जुमले में बोल रहा हूँ ना, इन जुमलों को याद कर लें कि कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। दूसरे रिएक्टेंट को ले लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन डबल जब हमने की है ऑक्सीजन की, दूसरा रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट भी जो है वो क्या है? डबल हो गया। इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट भी क्या है? 2 टाइम्स हो गया। तो y की वैल्यू भी क्या है? 1। अगर सपोज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल करने पर, यहाँ पर रेट जो है वो आपको 4 टाइम्स मिलता, 2 टाइम्स नहीं मिलता, अब रेट आपको 4 टाइम्स मिलता, तो आप क्या करते पता है? 4 टाइम्स के लिए फिर ये x 1 के बराबर नहीं होता, x 2 के बराबर होता। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में x की वैल्यू 1 होगी अगर, तो आपको रिजल्ट जो है वो 2 टाइम्स मिलता है, रेट जो है वो आपको 2 टाइम्स मिलता है, और x की वैल्यू 2 हो जाएगी अगर आपको रेट जो है वो 4 टाइम्स मिलता है, और x की वैल्यू 3 हो जाएगी अगर रेट जो है वो आपको 3 टाइम्स मिलता है। समझ में आ रही है बात आपको? हर दफ़ा आप इसको तो डबल करेंगे ही करेंगे, तो इसको तो डबल ही करना है आपने, कंसंट्रेशन को, ये बात याद रखें, कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं, कंसंट्रेशन को डबल ही करना है, और फिर चेक करना है कि कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट जो है क्या हो रहा है? वो 2 टाइम्स बढ़ रहा है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है, सॉरी 2 टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, या 8 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन, जैसे ये डेटा हमें बता रहा है कि कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट जो है वो भी डबल हो गया है, इसलिए हमने x की वैल्यू 1 ली है, और ऑक्सीजन के लिए इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट जो है ये भी डबल हो गया है, तो y की वैल्यू भी हमने 1 ली है। अगर 4 टाइम्स हो जाता तो यहाँ x की वैल्यू 2 ले लेते, अगर ये भी 4 टाइम्स हो जाता
तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 2 आ जाती, इनको जमा करते ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 4 आ जाता। ठीक है भाई, नहीं समझ में आई तो फिर वीडियो को बैक करें और इसका पार्ट 3 ज़रा तसल्ली से देखें ताकि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियरली समझ में आए। नहीं समझ में आएगा, आपको केमिकल काइनेटिक्स समझ में नहीं आएगी, मुझे बुरा भला मत कहिएगा। ठीक है, मैंने दोबारा क्विक रिव्यू यहाँ पर कर दिया है, शॉर्टकट में बता दिया x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। कब? जब आपको 2 टाइम्स रिजल्ट मिलेगा तो 1 1 का मामला होगा, 4 टाइम्स रिजल्ट मिलेगा 2 2 का मामला होगा, 8 टाइम्स रिजल्ट मिलेगा 3 3 का मामला होगा x और y की वैल्यू में। अब यहाँ पर आ जाइए इसके अंदर, अब यहाँ पर इसमें हमारे पास जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसी की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन में भी इजाफा हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन में भी इजाफा हो रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन में कोई इजाफा नहीं हो रहा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लेंगे, पूरा का पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लेंगे वो हम इसके लिए क्या लेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें भी इजाफा हो रहा है, इसमें भी इजाफा हो रहा है, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 + 1 = 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास आ जाएगा 2। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए ये 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये पहला वाला ही जो स्टेप होता है, यही मैं आपको बता दूं, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और इसको रेट कंट्रोलिंग स्टेप भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी से हमारा ताल्लुक़ होता है, इसी की कंसंट्रेशन को हम देखते हैं। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप नंबर 1 ही हमें जो है वो क्या बता रहा होता है, वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा होता है। स्टेप नंबर 2 जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताता। ये स्टेप नंबर 2 आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, इसका स्टेप नंबर 2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, 0 0। ठीक है, और ये स्टेप नंबर 1 जो है, ये साथ साथ लिखते रहिए, ये स्लो होता है। स्टेप नंबर 1 जो है वो स्लो होता है, स्टेप नंबर 2 जो है वो फास्ट होता है, स्टेप नंबर 2 जो है वो फास्ट होता है। ठीक है भाई, नोट कर ली ये चीज़ें भी, और आपको बताता हूँ और इसके अंदर क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। इसको मिटा दूँ मैं, और मैं ये भी मिटाऊँ ताकि स्पेस जो है वो बने। इसको ऊपर करके लिखूँगा क्योंकि इसी के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है आज के इस लेक्चर का। इसको मैं दोबारा लिख लूँ ज़रा। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन रहा है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता लग गया है कि ये जो इक्वेशन है ये एलिमेंट्री इक्वेशन नहीं है, ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है। जैसा हमें नज़र आ रहा है वैसा एक्चुअली नहीं है। ये डायरेक्टली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि स्टेप नंबर 1 में जो कि स्लो स्टेप है, और यही हमारा टारगेट स्टेप होता है, यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही हमारा ऑर्डर डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखें, यही सब गेम इसी का स्टेप नंबर 1, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना रही है और नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है। और फिर स्टेप नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है जो कि फास्ट है, और इसमें यही नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, और जो है क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है।
अब अगर रेट का हम फॉर्मूला लगाते हैं, रेट किसके बराबर है पता है ना आपको, रेट बराबर है के, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है ए बी, और ये इनकी रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक्स और वाई हमने ले लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक्स और वाई ले लिया। ये जो ब्रैकेट में मौजूद है ना, इनको ज़रा आप समझें आपको क्या बता रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर जो ए लिखा हुआ है ये बता रहा है आपको कि एक रिएक्टेंट ए, ये दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर बी है ये आपको बता रहा है दूसरा रिएक्टेंट है, और ये जो एक्स है ये आपको क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए। ये जो बी के ऊपर वाई आपको बता रहा है, ये बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर वाई। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालेंगे तो फिर एक्स और वाई को आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो के है इसका क्या करें। देखें आपके पास ये बात तय हो चुकी कि ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक रिएक्शन तो है नहीं, एक से ज़्यादा रिएक्शन है, दो रिएक्शन असल में इसमें हो रहे हैं। अगर दो रिएक्शन हो रहे हैं यार तो कॉमन सेंस की बात है दो रेट भी होने चाहिए, और अगर दो रेट होंगे तो दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होने चाहिए। तो सारी चीज़ें अगर दो हैं, रिएक्शन भी दो हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दो हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी दो हैं, तो भाई कांस्टेंट भी तो दो होंगे ना। समझ नहीं रहे आप। इस इक्वेशन के लिए के अलग होगा, इस इक्वेशन के लिए के अलग होगा। इसका के जो है उसको हम k1 कहेंगे, इसका के जो है हम उसको k2 कहेंगे। लेकिन क्या अब यहाँ पर हम k1 k2 दोनों लेके आ जाएं? नहीं 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 नहीं, दोनों को लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन दोनों में से जो चाहिए वो सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चाहिए, ये वाला पहले वाला जो स्टेप नंबर 1 है स्लो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये नहीं स्टेप नंबर 2 नहीं, स्टेप नंबर 1, यही रेट कंट्रोलिंग स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी का जो K1 है वो यहाँ पर आएगा, इसी के जो रिएक्टेंट है वो ज़िम्मेदार होंगे यहाँ आने के। और इसीलिए आप देखें यहाँ तब्दीली क्या होगी, R इज़ इक्वल टू K1, A की जगह पर क्या आ जाएगा NO2X और NO2Y तो हम लेते हैं जब कोई दूसरा रिएक्टेंट हो। अगर यहाँ पर आप गौर करें कि दूसरा रिएक्टेंट भी असल में वही है, तो आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके अब इसको भी आपको A और A ही करना पड़ेगा, और Y की जगह पर आपको X ही लेना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें देखें आप, कॉमन सेंस इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। ये दोनों अगर एक ही जैसे हैं तो भाई ये सिंबल तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, A और A ही लेंगे। इसके लिए अगर दो डिफरेंट होते, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर तो A और B कर लेते और इसके लिए हम X और इसके लिए Y ले लेते। लेकिन यहाँ जब इसको हमने फोकस किया, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने वाला स्टेप है, तो भाई यहाँ पर A ही होगा और ये इस तरह से। अब इसको थोड़ा और मैं अगर करूँ, अब ये मिटा देता हूँ, मैंने इजाफी लिख दिया आपके लिए सिर्फ समझाने के लिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये भी मैंने इजाफी लिख दिया। वैसे बुक के अंदर तो इतना भी नहीं लिखा हुआ, बुक के अंदर तो ये K1 और उसके बाद ये A और उसके ऊपर ये X लिखा हुआ है बस। और अब ये K1 और A की जगह पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्यों आ जाएगा स्क्वायर भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके लिए X, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहला है, इसके लिए सिंबल हमने AX लिया और इसका X लिया, उसके लिए हमने 1 लिया, ठीक है। और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके लिए भी हमने A लिया, X लिया, फिर X आ गया, फिर 1 लिया। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा आएगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ अब इसमें तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। बस स्टेप नंबर 2 वाली जो कि फास्ट रिएक्शन है, इसका याद रखिएगा,
इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 होता है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में अब तो ऐसी कोई बात बताने वाली नहीं है, सिर्फ एक चीज़, और वो क्या, यूनिट के का यूनिट। अब के का यूनिट जो है ना, ज़रा उसको ध्यान से काम कीजिएगा कि यहाँ पर ये K1 है, अगर तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ A को, तो ये क्या बन जाएगा, K1 इज़ इक्वल टू, और उसके बाद ये आ गया रेट, और उसके बाद ये आ गया A उसके ऊपर स्क्वायर। आपको पता है A कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल या मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसके मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसके साथ ये स्क्वायर आ जाएगा। ए कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना मोलैरिटी के लिए। और रेट जो है, आपको पता है रेट जो है, इसमें हम मोलैरिटी भी लेते हैं और कंसंट्रेशन भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सॉरी टाइम भी लेते हैं रेट में। तो ये हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डॉट एस, रेट का यूनिट याद है ना, डॉट एस। अब ये आसान सी डबल डिवीज़न यहाँ पर हो जाती है, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। K1 का देखें यूनिट निकाल रहा हूँ मैं, K1 का। K2 की तो कहानी ख़त्म ना, K2 की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो तो रेट K2 का ताल्लुक तो इससे है ना, ये तो इसको हमें फोकस नहीं करना, सारा दारोमदार इसी को लेके चलेंगे बस। तो अब यहाँ पर ये मोल, यार ये बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, अब इसमें मैं क्या करूँ, खुद ही कर लेना यार। ये देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, मोल के ऊपर भी ये 6 की पावर हो जाएगी, यार डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना। K1 जो है इसका जो है हमारे पास आ जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये रहा क्यूबिक डेसीमीटर और पर मोल और सेकंड ये आएगा। अब ये नेगेटिव में भी लिखा होता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं यार, अब ये छोटी छोटी सी मैथमेटिक्स है, क्या करूँ, लेकिन चलें बता देता हूँ भाई, परेशान नहीं हो। मोल और ये एस सेकंड के लिए आ गया भाई। ये जब ऊपर जाएगा ना, इसके ऊपर भी +1 की पावर है, इसके ऊपर भी +1 की पावर है। एक्चुअली रूल ये कहता है कि जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये +1 की पावर -1 की हो जाएगी, ये हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर डॉट मोल माइनस डॉट एस माइनस, ये हो जाएगा K1 का यूनिट। और डेसीमीटर क्यूबिक, आपको पता है ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये हम किस में लेते हैं, किसका यूनिट है, ये मोलैरिटी का है। तो इन दोनों की जगह पे हम K1 के लिए ये भी कर सकते हैं, कैपिटल M मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट एस माइनस, ये भी हो सकता है, एक ही बात, ठीक है भाई। अच्छा मोलैरिटी भी माइनस में ही आएगी यार, सॉरी, मोलैरिटी भी माइनस में आ जाएगी। अच्छा और क्या ख़ास बात है इसके अंदर, नहीं और तो कोई ख़ास बात नहीं है। एग्जाम्पल 9.3 जो है उसमें उसने दिया हुआ। अच्छा ये टेबल भी है, रेट लॉ एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन, ये तो हो गया। क्विक रिव्यू करूं, भूल तो नहीं गए। केमिकल रिएक्शन दो तरह की है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन और कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। अभी जो हमने देखा है वो कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन देखा है। उसमें क्या देखा है, बज़ाहिर जो हमें इक्वेशन नज़र आ रही होती है कि ये रिएक्टेंट मिले और ये प्रोडक्ट बन गई, हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा होता। एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन में, और ये जो एक से ज़्यादा स्टेप हैं असल में ये अलग अलग केमिकल रिएक्शन है। मतलब पहले एक केमिकल रिएक्शन होगा, फिर दूसरा केमिकल रिएक्शन होगा, तो दो केमिकल रिएक्शन होंगे जिनको समराइज़ करके आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखाया जाएगा।
हमें वो 2 केमिकल रिएक्शन चाहिए या 3 केमिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं। वो 2 केमिकल रिएक्शन में से एक जो केमिकल रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग केमिकल रिएक्शन या रेट कंट्रोलिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो कि स्टेप नंबर 1 में आता है, जो कि स्लो होता है और उसी से हमें जो है वो रेट भी पता लगता है, उसी से हमें जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी पता लगता है। जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, वहाँ से हमें रेट पता नहीं लगता। बस यही चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं। और यूनिट जो है के का, वो भी मैंने आपको बताया है कि के का जो यूनिट है वो भी कौन तय करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए के जो है ये K1 हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको बात बताई है। अब ये एक टेबल है, इसमें ये बता रहा है 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है। ऊपर देख लें HV लिखा हुआ है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मदद से, तो HCl बन रहा है। यहाँ पर ये क्या है, 0 ऑर्डर है, ये 0 ऑर्डर है। कंसंट्रेशन तो बढ़ ही नहीं रही ना भाई। यहाँ पर जो रेट का ज़िम्मेदार है, रेट का जो ज़िम्मेदार है इस केमिकल रिएक्शन के, इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड का ज़िम्मेदार है वो कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट्स की नहीं है, बल्कि सनलाइट के अंदर ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है HV, ये ज़िम्मेदार है। इसीलिए इसका ऑर्डर जो है वो 0 होगा। दूसरा हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है अमोनियम नाइट्रेट, इसने बताया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट, ये जो है इससे नाइट्रोजन गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। नाइट्रोजन गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। वजह, क्योंकि भाई इसमें एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिएक्ट कर रही है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ और आयोडीन के साथ। ये कौन सा है, ये सेकंड ऑर्डर है। क्यों सर, इसमें भी तो एक ही रिएक्टेंट है भाई, एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल हैं ना। इसको मॉलिक्यूलैरिटी कहा जाता है। आपको इस चीज़ को भी ज़रा नज़र में रखना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, ये वाला मामला है। अगर आप कंसंट्रेशन में इजाफा करेंगे ना, तो वो इजाफा बैक वक्त दोनों मॉलिक्यूल का एक साथ करना पड़ेगा आपको। ये 2 आपको ये बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ये सेकंड ऑर्डर में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 नाइट्रिक ऑक्साइड और एक जो है वो क्लोरीन गैस मिल रहा है, तो NOCl जो है वो बन रहा है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। क्यों, क्योंकि जब आप रिएक्टेंट में इजाफा करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आप 1 का भी इजाफा करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं और ये 1 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, टोटल कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल। तो 3 मॉलिक्यूल जो हैं उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा करना आपको पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। एग्जाम्पल 9.3 देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जैसे ये एग्जाम्पल 9.3 है, एग्जाम्पल 9.3 के अंदर कह रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। ये थायोनाइल क्लोराइड है, SO2CO2। ये क्या हो रही है, ये डीकम्पोज हो रही है, ठीक है। और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है। राइट इट्स रेट लॉ, बोल रहा है इसका रेट लॉ लिखिए, रेट लॉ लिखिए, पहली चीज़ ये वाला, ठीक है।
फिर कह रहा है एंड डिड्यूस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके अलावा आपको जो है वो रेट कांस्टेंट यूनिट जो है ये भी आपको डिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई मालूमात हमें दे रहा है इसके हवाले से? वैसे इसने एग्जाम्पल में पूरी मालूमात नहीं दी, क्योंकि एग्जाम्पल होती हैं तो वो तो सॉल्व किए हुए होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम आएगी उसमें आपको ये मज़ीद मालूमात देगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तो इसने सीधा सीधा ये बता दिया। हाँ, इसने एक और बात भी बताई है, सॉरी वो मैं मुझसे ओवरसाइट हो गया। इसने बोला डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ देखें भाई, ये भी इसने मालूमात दी है, इसने इंफॉर्मेशन भी तो दी है। उसने बोला डिकम्पोजिशन जो है इस थायोनाइल क्लोराइड की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात आए तो x = 1 की बात आ जाती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट इट्स रेट लॉ। हमें पता लग गया है कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये सारा का सारा। ठीक है, तो अगर इसका रेट लॉ लिखेंगे तो रेट जो है, अब इसकी तरफ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले कह रहा है रेट लॉ लिखिए, तो रेट जो है वो किसके बराबर है? यहाँ पर रेट बराबर है के, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर की इसने बात की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x नहीं आएगा, यहाँ पर अब 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर उसने खुद ही बता दिया हमें। उसने वो सिर्फ हमसे बोला है कि रेट लॉ लिखिए, भाई ये लिख दिया रेट लॉ, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है? अब यूनिट लिखिए इसका। जब हम यूनिट की बात करेंगे, ये है मुश्किल काम, तो फिर के को यहीं छोड़ेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे हम, तो ये बनेगा फिर के बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? R/, थायोनाइल क्लोराइड। ये रेट है, तो रेट का यूनिट हमारे पास क्या है? मोल क्यूबिक डेसीमीटर माइनस डॉट सेकंड माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है हमारे पास? सिर्फ मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर माइनस क्यूबिक डेसीमीटर माइनस, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम आसान सी है इसको, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ये गया इससे, ये गया इससे, ये भी गया इससे, ये भी गया इससे, तो आपके पास जो यूनिट आएगा के का सिर्फ एस आएगा, एस आएगा। अगर आप चाहें तो ये एस जो है ये इसको -1 कर लें, और आप चाहें तो इसका इन्वर्स भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये R = 1/s भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल भी हो गई। अगला जो टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको पार्ट 5 के अंदर देखेंगे हम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।